वेलकम स्टूडेंट्स। एग्जाम के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती है अपचयन अभिक्रियाएं, और वो भी ग्लूकोज की बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और यहां से एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इनको करने में बहुत परेशानी भी होती है, तो आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं जो ग्लूकोज के रासायनिक गुण आपको पढ़ा रहा हूं उसको 6 भागों में बांट के पढ़ा रहा हूं। तो वे 6 भाग आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपको ग्लूकोज की रिएक्शन पढ़नी है। अगर इस तरीके से आप ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं की तैयारी करेंगे तो एग्जाम में कभी भी आपसे रिएक्शन गलत नहीं होने की। परेशानी जब होती है जब आप रासायनिक अभिक्रियाओं को अलग अलग जाके याद करते हैं, कैटेगरी वाइज नहीं करते। और मैं तो यही कहता हूं कि आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक बार समझिए कि आपसे रिएक्शन में क्या पूछ रहा है। अगर आप जरा सा भी ध्यान लगाकर इस बात को समझेंगे तो कभी भी आपसे रासायनिक अभिक्रिया गलत नहीं होने की। देखिए एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूं, आपको ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से करनी है, और इस वीडियो के माध्यम से आप अपचयन अभिक्रिया भी सीखेंगे। आइए समझ लेते हैं। ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया इसको 6 भागों में बांट के आप तैयार करिए। नंबर 1, ऐसी अभिक्रियाएं जो ग्लूकोज के कीटो ग्रुप पे होती है। जब ग्लूकोज का अनुसूत्र आप लिखते हैं तो उसमें कीटो ग्रुप होता है पहले ही कार्बन पर, और आपको पता होना चाहिए कीटो ग्रुप की जो अभिक्रियाएं होती है वो कौन कौन से तत्व करते हैं। मैं आपको फिर भी समझा दूं तो एक तो होता है HCN और एक होता है NH2OH। ये दोनों तत्व NOH, ये दोनों तत्व NH2OH, ये दोनों तत्व ग्लूकोज के कीटो ग्रुप में अभिक्रिया करते हैं। इतना तो आपको पता हो। नंबर 2, वे तत्व जो ग्लूकोज के एल्डिहाइड ग्रुप पे अभिक्रिया करते हैं। HCHO एल्डिहाइड ग्रुप पे कौन कौन अभिक्रिया करता है ये पता हो। नंबर 3, कौन कौन से तत्व कीटो ग्रुप के OH पे अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रॉक्सिल समूह पे अभिक्रिया करते हैं, ये आपको पता हो। तीसरी जो अभिक्रिया आप इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। नंबर 4, तो आगे नंबर 5 पे आप पढ़ेंगे इसकी अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं, और जो अन्य बचती है वो आप पढ़ेंगे अन्य अभिक्रियाओं में। तो इस तरीके से आप ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं को बहुत ही आसानी से ऐसे कैटेगरी वाइज बांटकर अगर तैयार करेंगे तो कभी एग्जाम में गलती नहीं होने की, और मार्क्स आपके बहुत अच्छे से आएंगे चाहे ग्लूकोज से कुछ भी पूछे। ग्लूकोज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो मैं एक एक करके आपको सारे रिएक्शन समझा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से भी आप जानेंगे अपचयन अभिक्रियाएं। तो आइए अपचयन अभिक्रियाएं पर बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको एग्जाम में ये तैयार करनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं अपचयन अभिक्रियाएं। चलिए देख लेते हैं ग्लूकोज की अपचयन अभिक्रियाओं को। ग्लूकोज की अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं, ये समझिए ग्लूकोज की अपचयन अभिक्रियाएं। नंबर 1 जो आप पढ़ेंगे H2Ni द्वारा अपचयन। अगर आप ग्लूकोज का अपचयन करने जा रहे हैं H2Ni की उपस्थिति में, आप ये समझिए अपचयन अभिक्रियाएं में जब आप इस तत्व से अपचयन करेंगे तो सार्बिटाल बनता है। क्या प्राप्त होता है? सार्बिटाल। बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है, तो यहां लिखेंगे सार्बिटाल। सार्बिटाल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अब आप समझिए सार्बिटाल का सूत्र कैसा होता है, रिएक्शन के द्वारा आपको समझा देता हूं। देखिए
सबसे पहले आप ग्लूकोज के फार्मूले को जैसे ही लिखते हैं CHO, यहाँ एल्डिहाइड समूह होता है CHOH का होल 4 और CH2OH, ये होता है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया या अपचयन आप करते हैं H2 और NI उत्प्रेरक की उपस्थिति में, NI उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब H2 द्वारा अपचयन अभिक्रिया होती है, तो आप ये समझिए एक हाइड्रोजन तो आ जाएगी यहां, एक हाइड्रोजन कहां जाएगी ऊपर, तो ये बन जाएगा CHOH और यहां आ जाएगा CHOH का होल 4, ये CH2 हो जाएगा CH2OH और नीचे भी क्या रह जाएगा CH2OH, यानी कि सारे ही कार्बन पर OH ग्रुप आ जाएगा। सारे ही कार्बन, 6 कार्बन होते हैं, 6 के 6 कार्बन पे OH के अणु आके जुड़ जाएंगे। एक हाइड्रोजन तो यहां आ जाएगा इसलिए H2 हुआ और एक हाइड्रोजन O के साथ चले जाएगा इसलिए OH हुआ। ऐसे तत्व को हम सार्बिटाल कहते हैं, सार्बिटाल, यानी कि ग्लूकोज जो होता है वो पॉलीहाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। तो ये होता है ग्लूकोज का H2NI द्वारा अपचयन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद अगर आप अपचयन कर रहे हैं रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में, देखिए नंबर 2, यह अभिक्रिया आपकी समझ में आई होगी। सार्बिटाल कैसे प्राप्त हुआ, और सार्बिटाल होता क्या है, ग्लूकोज के सारे कार्बन पर OH के अणु उपस्थित हो जाता है, यह सार्बिटाल होता है। लेकिन अगर आप अपचयन कर रहे हैं नंबर 2 रेड फास्फोरस प्लस HI द्वारा अपचयन अगर करते हैं ग्लूकोज का, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसको ध्यान से समझिए। इससे प्राप्त होता है N-हेक्सेन, N-हेक्सेन, N का मतलब नॉर्मल, हेक्सेन प्राप्त होता है। और इसी ही अभिक्रिया के द्वारा ये सिद्ध हो जाता है ग्लूकोज में जो कार्बन होते हैं वे एक रिजी सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी श्रृंखला में होते हैं। यही अभिक्रिया सिद्ध कर देती है, क्योंकि हेक्सेन जो तत्व प्राप्त होता है वो सीधी श्रृंखला में ही प्राप्त हो। एन का मतलब तो हुआ नॉर्मल, यानी कि सीधी श्रृंखला वाला, और जिसमें 6 कार्बन हो। तो यही समीकरण सिद्ध कर देती है ग्लूकोज में जो कार्बन होते हैं वे एक रिजु रेखा में होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, देखिए कैसे, आइए समीकरण करके देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज को आप लिखते हैं CHO, ग्लूकोज का फार्मूला लिख दीजिए, ये। और जब इसकी अभिक्रिया HI से करते हैं, HI से, ये समझिए ये अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये समझिए। जैसे ही HI से आप क्रिया करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है ये सारी की सारी ऑक्सीजन जल के रूप में बाहर हो जाएगी, जल के रूप में ऑक्सीजन सारी बाहर हो जाएगी, H2O बाहर हो जाएगी, ये ध्यान रखना। H2O बाहर हो जाएगी तो यहाँ क्या बना CH2, CH3 आएगा ऊपर, CH3, और यहाँ हो जाएगा CH2 का होल CH2I, और अन्य कार्बन पे हो जाएगा CH2 का होल थ्राइज और CH3। सारे के सारे कार्बन की ऑक्सीजन बाहर हो जाएगी जल के रूप में, और दूसरे कार्बन पे आयोडीन का ग्रुप आके जुड़ जाएगा, आयोडाइड। तो ये हो जाएगा 2 मैथिल, क्या प्राप्त हुआ, 2 मैथिल हेक्सेन। लेकिन अगर हम दोबारा फिर HI से क्रिया कराते, दोबारा फिर HI से, HI के आधिक्य में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, अब आयोडीन पूरी कंप्लीट की कंप्लीट बाहर हो जाएगी, आयोडीन ये भी बाहर हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां फिर आ जाएगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा CH3, CH2 का होल 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ CH2 एक ये रहा और 3 ये रहे, तो 4 हो गए ना, और नीचे CH3,
ये बना एन हेक्सेन, एन हेक्सेन। अब आप मुझे बताइए इस अभिक्रिया में कितने ऑक्सीजन थे, टोटल कितने ऑक्सीजन थे, 6 थे ना। एक यहाँ सारे ही कार्बन पे ऑक्सीजन, तो 6 जल के अणु बाहर हो जाएंगे, 6 जल के अणु बाहर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आयोडीन भी, सब तो आयोडीन जुड़ेगी, ये माध्यमिक यौगिक होकर बाद में ये उत्पाद बन जाता है। और आयोडीन के 7 दूनी 14, जब इसे कंप्लीट करेंगे तो 7 यहाँ बाहर हो जाएंगे, क्योंकि 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन यहाँ आए तो यहाँ 6 7 14, 14 HI आएगा, 14 हाइड्रोजन के अणु लगेंगे इसको बनाने के लिए। टोटल आप काउंट कर लेना, 3 ऐसे सारे काउंट कर लेना, तो टोटल 14 हाइड्रोजन के अणु और 14 आयोडाइड का अणु, इसलिए संतुलित करेंगे तो यहां भी 7 ही आएगा, ठीक है। और 7 आयोडीन के अणु निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। नहीं, यहाँ तो 6 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 6 है। संतुलित ऐसे हो जाएंगे, आप इसकी टेंशन ना ले संतुलित की, बस ये ध्यान दे कि क्या बनता है, एन हेक्सेन। आप डायरेक्ट इस अभिक्रिया को इतना लिख के और डायरेक्ट वो उत्पाद भी दिखा सकते हैं माध्यमिक, चाहे आप लिख दे तो ठीक है, ना भी लिखे तो डायरेक्ट वो अभिक्रिया दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्राप्त हुआ एन हेक्सेन, और यही वो अभिक्रिया है जो सिद्ध कर देती है ग्लूकोज पे 6 ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला होती है, कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है। ये क्वेश्चन बोर्ड में कितनी बार पूछा जाता है कि सिद्ध करके बताइए ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला होती है। तो इसका मतलब आप अपचयन दिखा दीजिए रेड फास्फोरस HI के द्वारा। तो ये हुई ग्लूकोज की अपचयन अभिक्रियाएं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्लूकोज के और रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।